जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कहा था कि हम शुरुआत करेंगे डीआई से ही, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। और ये फर्स्ट पेपर के लिए है, आप जानते ही होंगे, फर्स्ट पेपर के लिए। और किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पेपर सेम ही आता है, इसीलिए कोई भी इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने कहा था डीआई पढ़ेंगे, तो जानते हैं ये डीआई क्या है। वास्तव में ये डीआई है कुछ नहीं है, हम जो मैथ्स पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन है। खास करके यदि हम कहें डीआई का मतलब ये मैथ्स का ही गद्यांश है। जैसे हम हिंदी में गद्यांश पढ़ते हैं या संस्कृत में गद्यांश पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में पैसेज करते हैं, उसी तरह ये मैथ्स का गद्यांश है डीआई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक टेबल बना हुआ है, एक तरह समझिए गद्यांश एक पैसेज है, और उसी पे आधारित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और हो सकता है कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहे, जैसे लिख दिया रहेगा कि हम जो डाटा दिखा रहे हैं उसमें हम वर्ष 16 से 20 का जिक्र कर रहे हैं, और एक बच्चा है जो कलम कॉपी पुस्तक पे क्या क्या खर्च कर रहा है उसका ब्यौरा रखा हुआ है। आज वो कैलकुलेट करना चाह रहा है कि 2016 की तुलना में पुस्तकों पर कितना प्रतिशत कम खर्च किए हैं 2016। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे आखिर क्या है, ठीक है। एक तरह से हम ये देखेंगे कि डीआई है क्या। इसमें हम यदि आपको कहें कि जोड़, घटाओ, गुना और भाग ये आता है, प्लस आपको थोड़ा सा मैथ्स में यदि एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, ये प्रतिशत परसेंटेज, और साथ में लाभ हानि, ये आता है। ये 3 चैप्टर अब अभी तक तो यही आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि साथ में अब साधारण ब्याज नेट जेआरएफ के एग्जाम में डीआई बेस्ड पूछा जा सकता है। साधारण ब्याज क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर जाएगा नहीं, साधारण ब्याज तक रहेगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दूं, लेकिन आपको इतना आता है तो आपका 2 चैप्टर मैथ्स का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक तो डीआई और दूसरा है गणितीय तर्क करके। वो दोनों चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा यदि आप इतना हमसे समझ पाते हैं तो। और हम कोशिश करेंगे कि आप आराम से समझें। जैसे हम इसके माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से देखेंगे परसेंटेज। पहले परसेंटेज देख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज हर एक डीआई में आपको मिल ही जाएगा कि कितना प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं, कितना प्रतिशत कम खर्च कर रहे हैं, स्कूल का क्या खर्च था 2016 से 20 में, और कलम पे और पेंसिल पे हम क्या खर्च कर रहे हैं 2016 के 20 में, या फिर डिफरेंस का परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हम मान लेते हैं इसी डीआई आधारित क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, 1 2 हम उल्टा चलते हैं, थोड़ा मजा आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, क्योंकि हमने कहा कि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है उस पे निर्भर करेगा कि आप डीआई कितना फास्ट कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहां 5 क्वेश्चन आता है और कुल मिला के आपको 10 मिनट देगा, और आप जानते हैं फर्स्ट पेपर में यही सेक्शन टाइम टेकिंग है। उसके बाद या अधिक से अधिक मैथ्स का जो पोर्शन और कुल मिलाकर 5 आता है, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के, हो सकता है वो टाइम टेकिंग हो, लेकिन उसके बाद जो है और कुछ टाइम टेकिंग नहीं है। वो जो 40 क्वेश्चन बाकी है, हाँ, वो टाइम टेकिंग नहीं है। और यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए कुल मिला के आप अपना 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट सुरक्षित रखते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। और मैं कहूंगा कि डीआई करने के लिए कम से कम आप 10 से 15 मिनट जरूर दें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत रहता है, और यदि कैलकुलेशन सही से हो पा रहा है आपका तो ठीक है, नहीं तो आप समय दें। यदि आप प्रैक्टिस में नहीं है या तो प्रैक्टिस कर लें, या समय आप दे सकते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट 10 नंबर वहां पाएंगे ही पाएंगे, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप वहां समय दें, कम से कम 10-15 मिनट देना पड़ जाए तो दीजिए, ठीक है। और मैथ्स 5 का है, उसमें भी आप 5 से 7 मिनट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन डीआई में समय लगेगा तो आप दीजिए, क्योंकि आप सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड का होगा, तो बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो आखिर है क्या। देखिए कैलकुलेटिव है, इसलिए समय लगेगा, पैसेंस रखिए। कह रहा है 2016 से 20 के बीच कॉपी और पुस्तक पर किए गए खर्च 2016 और 17 और 19 के खर्च की तुलना में कितना अधिक या कम है। आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि 2017 और 19 में किसकी खर्च, कॉपी और पुस्तक पर किए गए खर्च या कुल खर्च, ठीक है। ये कंफ्यूजन पॉइंट आपको क्रिएट हो गया होगा माइंड में,
यदि कुछ ना लिखा है तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में ये रहना चाहिए कम से कम ये तो लिखा होगा खर्च, ठीक है। और यहाँ मेंशन कर दिया कॉपी और पुस्तक, ठीक है। तो ये कह रहा है 2016 से 20 के बीच कॉपी और पुस्तक पर किए गए खर्च 2016 और 19 के खर्च की तुलना में कितना अधिक है। समझ पा रहे हैं? 2016 में से 20 में, मतलब 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्या कॉपी और पुस्तक, मतलब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। यदि हम पहला सेक्शन की बात करेंगे, कुल खर्च हमने कॉपी और पुस्तक में क्या किया 2016 से 20 में, लेकिन ये कह रहा है 2017 से 19 में किया गया खर्च। तो क्या हम सिर्फ कॉपी और पुस्तक पे ही खर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम कलम पे भी खर्च कर रहे हैं और पेंसिल पे खर्च कर रहे हैं। और हम 2017 और 19 की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे और इसमें टोटल खर्च हमने क्या किया और इसमें टोटल खर्च क्या किया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कितना कैलकुलेटिव होगा। और चूंकि मैं डाटा थोड़ा आसान रखा हूं ताकि आप आराम से समझ पाए, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, जितना आसान यहाँ दिख रहा है उतना आसान क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बहुत आसान रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए आप पैसेंस के साथ मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखते हैं 2016 के बीच, 16 से 20 के बीच हम कॉपी और पुस्तक में क्या खर्च कर रहे हैं। कॉपी और पुस्तक देखते हैं। 2016 में हमने क्या खर्च किया, 400 खर्च किया। लिखते जाएंगे एक तरह से रफ वर्क। फिर उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कितना, ये 400 था, ये देखिए 300, 100, 400 हुआ, 90, 10 हो गया, मतलब 400 पहले से 100 और एक्स्ट्रा, कुल मिला के 500। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं 18, ये 400, ये 90, 490। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं 360, 20, 80, 380। फिर उसके बाद हम देखेंगे 250। ये चीज आप गौर कर रहे होंगे, ये जो डाटा आपको दिख रहा है 50, 60, 70, 40, 30, ये 30। फिर देख रहे हैं सबकी तुलना में 2020 में डाटा कम ही रहा, हमारा खर्च कम गया है। क्यों कम होगा? क्योंकि आप जान रहे हैं ये जो सेक्शन था हम मार्च से लेकर के और पूरे 2020 एक तरह से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। इस वजह से खर्च कम रहा होगा। एक प्रैक्टिकल वे में देखे और ये समझने की बात नहीं थी, बस मजाक था, थोड़ा बहुत चलना चाहिए, ठीक है। और सारे बच्चे मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ, पढ़ाई भी मोबाइल पे भी, इसलिए कॉपी कलम पे खर्च कम हुआ, ठीक है। एक तरह से हमने 16 से 20 के बीच में देख लिया कि हमारा खर्च कुल मिलाकर ये रहा होगा। पहले हम डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो भी करना होगा। 2017 से 19 के बीच में किए गए खर्च, ये थोड़ा सा आपको अधिक कैलकुलेटिव हो सकता है। 2017 से 19 के बीच में देखते हैं। 17 से 19 के बीच में हम देख रहे हैं 17 ये है, और कुल खर्च तो हम पहले से देख रहे हैं, ये 400 हमारा था, और नहीं 500 था, 500 और ये कुल मिला के 80, 580 2017। फिर उसके बाद हम 19, 17 से 19 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 18 भी, ऐसा नहीं कि हम 17 और 19, ये इसकी भाषा रहती है, ठीक है, इस तरह की भाषा है। तो ये कुछ बच्चे कर लेंगे 17 और 19, नहीं वो नहीं करना है। 17 बीच में 18 और फिर 19, 18 का वही हम देखेंगे, ये हमारा पहले से हो चुका था कितना, 490, ठीक है। और फिर उसके बाद 90 में हम देख रहे हैं ये 70 है और ये 25 है, ये अपने आप में 95 है, ठीक है। तो देख लेते हैं 490 प्लस 95, हम डाटा निकाल ले रहे हैं। फिर उसके बाद 19 का देख रहे हैं, ये हमारा पहले से 380 हो चुका था, 380 और ये 55, 380 प्लस 55। अब हमें भूल जाना है कि अगर आप क्या, ये हमें जो टेबल दे रखा था हमें वो भूल जाना है। अब हमारा कंसंट्रेशन यहां रहना चाहिए और हमने जो डाटा निकाला है उस पर रहना चाहिए। यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप में पैसेंस रहेगा कि हमने इतने बड़े जो टेबल हमें मिला हुआ था उसको हम 2 लाइन में करें, ठीक है। अब इसको देखना है हमें। अब है क्वेश्चन तो हमारे माइंड में था तो ये कर पाए। अब पहले हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं 0 0 0 0। अब देखिए नेट जेआरएफ पे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास समय बहुत होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे साधारण से साधारण जो तरीका आपके पास होगा जोड़ने और घटाने परसेंटेज के लिए और ये डिवाइड करने के लिए, ये भी तरीका अपनाना पड़े तो भी आप अपनाइए, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा कि आप घर से प्रैक्टिस करके जाएं, इतना कि आपको ये करना ना पड़े। आप यदि 385/3 लगा हुआ है तो आपको इतना ना लिखना पड़े, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, 3 8 जा 24, यहाँ 25 है, 3 8 जा 24, 1 बच गया। उसके बाद हमारा पॉइंट डाल दिए तो हमें 1 पे 0 आ गया होगा, 10 आ गया, माइंड में 3 3 जा 9 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये हमारा चलता रह जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, आपको ये प्रोसेस करना है, और इसके लिए आप इतना फास्ट कर पाएंगे उसके लिए आपसे जरूरी है कि आप बहुत प्रैक्टिस करें मैथ्स का घर पे, ठीक है। और मैं आपके साथ रहूंगा ही। तो इधर थोड़ा भटक गए थे, हम आते हैं फिर से मुद्दे पे। 0 0 0 5 8 13 9, बताइए 22 का 2 हासिल रह गए, हाथ में रह गए 2,
5 4 9 5 14 4 18, दो पहले से हमारे पास था। देखिए ये हमारा हो गया 2020 कमबख्त, देखिए ये भी गजब है, ये 2020 आ गया। ये देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास ये जो 95 और ये, इसको हम कहेंगे कि आप यहां लिख लीजिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमें आसान करना है। ये देखिए 5 5 10 और बाकी 0 है, हाथ में लग गया है 1, 9 5 14 14 8 22 22 9 31 8 39 39 हो गया। फिर से 1 मिनट, हम कुछ मिस करके लगा, 14 8 22 22 9 31 31 8 39, एक हमारा बचा हुआ था, हो गया 40, और हाथ में रह गया 3 4 3 7 5 12 3 15 40 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है 40 होता 4 बचेगा। अच्छा 1 मिनट, 5 5 10, एक बचा हुआ था, उसके बाद 5 9 14 8 22 9 31 8 39 41, हाँ 4 बचा था, ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया, 4 3 7 5 12 4 16, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये 1600 था और ये हमारा, तो देख रहे हैं कि हमने 2017 से 19 के बीच जो खर्च किया है वो अभी सिर्फ कुल खर्च था हमारा, ठीक है, तो वो हमारा 1600 हुआ था, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पुस्तक पे कुल खर्च हमारा 2020 हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं यहां लिख दिया था कितना अधिक या कम, चूंकि एग्जामिनर को भी पता नहीं था कि अधिक होगा या कम होगा, इसीलिए आपको फंसाने के लिए ऑप्शन भी दे सकता है, ऐसा नहीं है 4 ऑप्शन क्रिएट करेगा तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दे देगा अधिक का, 2 ऑप्शन देगा कम का, ये भी संभव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दिया तो सिर्फ आपको यहाँ जो दिख रहा है कि कम खर्च हुआ है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं देगा आपको, हो सकता है कि सेम ऑप्शन अधिक और कम करके दे दे, या सेम ऑप्शन कम और अधिक करके दे दे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है कि अधिक हुआ या कम, कुछ लोग ऐसे ही कर डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि हाँ एक बार और क्वेश्चन परसेंटेज कर रहे हूं तो क्वेश्चन पे एक बार और पढ़ना है, क्यों पढ़ना है अभी बता रहे। 2016 से 20 के बीच कॉपी और पुस्तक पर किए गए खर्च 2017 और 19 के खर्च की तुलना में, ये तुलना किससे हो रही है, 2017 से 19 की हो रही है, या मतलब किससे हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन 17 से 19 के बीच का कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेस जो हम रख रहे हैं वो 17 से 19 का रख रहे हैं, मतलब इसकी तुलना में इसको देखना है। अब बताइए अधिक है या कम है, भले क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ तो जरूरी नहीं कि हम अधिक करके आए, क्वेश्चन कह रहे हैं इसकी तुलना में, इसका मतलब 1600 की तुलना में ये, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कितना अधिक है, तो ये हमारा 400 घटा के देख लीजिए, वैसे भी 16 में 400 जोड़ेंगे तब 2000 होगा, और 20 अधिक है, मतलब कुल मिला के 420 है, ठीक है, 420 ही मत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो ये हमारा 420, अब ये 420 जो है यहां देख रहे हैं कि किसकी तुलना में अधिक है, किसकी तुलना में 2017 से 19 की तुलना में, तो लिखेंगे प्रतिशत अधिक, ठीक है। हालांकि ये सब आपको जो फॉर्मेलिटी है कि प्रतिशत अधिक लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात एक रफ तरीके से सॉल्व करना है, बस हमारे सामने में वो स्पेस बस क्लियर रहे कि हमारे माइंड में क्या क्या किए हैं, ये प्रतिशत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 420 अधिक था, बेस जिससे हम तुलना कर रहे हैं हमेशा वो नीचे रहेगा, ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, इसीलिए 1600 ये रहा, इनटू प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एक चीज देखिए कटेगा या नहीं कटेगा, इस पे देख रहे हैं ये 16 है और ये 420 है, तो दोनों में कॉमन जो है ये 4 से कट जा रहा है, क्योंकि 4 4 या 16 होता है, और ये अंतिम 2 डिजिट जो है इस 420 का वो 4 से डिविजिबल है, तो आप इस तरफ देख पा रहे हैं 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि या तो अंतिम दो डिजिट 00 हो जाए, मतलब 2 डिजिट 0 हो जाए अंतिम 2 डिजिट, या फिर वो 4 से डिविजिबल हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 20 4 से डिविजिबल है, तो हम इसको एक बार 4 से काट देंगे। आपको लग रहा है कि इतना समय लगा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ कंसेप्ट भी बताते चले जा रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है। तो देखिए हमारा 4 जाइए कट गया 105, अब कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 105/4। अब देखिए जैसा हमने कहा था कि ऐसे कर लेंगे, ये जो है टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है, इसलिए ये मेथड नहीं करना है, हमें मन में करना है। 4 2 जा 8 है, यहां से चल रहे हैं, हमारा 2 बच गया, ये हमारा 25 हो गया, तो 4 6 जा 24 होता है, हमारा 1 बच गया, इस तरह से देखेंगे ये आगे कर लेना है, जैसे 1 है इस पे 10 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, तो हमारा फिर से क्या बचा 2 बच गया, ठीक है, उस पे एक और 0 आ जाएगा, इस तरह से 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया कि हमने 26.25
प्रतिशत अधिक खर्च किया 2017 और 2017 से 19 के बीच जो कुल खर्च था उसकी तुलना में 2016 से 20 में जो कॉपी और पुस्तक पे खर्च किए थे 26% अधिक किए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और आपको यदि नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं पहले मिटा दिया हूं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2017 एवं 18 के कुल खर्च की तुलना में 2019 एवं 20 में कितना प्रतिशत कम या अधिक खर्च किया। क्या कह रहा है, 2019, इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सेम डाटा लोगे। 19 और 20 में कुल खर्च क्या किए हैं और 17 और 18 में कुल खर्च क्या किए हैं। इसमें डैश का भी लोचा नहीं है, सीधा क्लियर लिखा हुआ, ये थोड़ा आसान है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है 2019 और 20 में कुल खर्च हम क्या किए हैं, क्योंकि उसी से तुलना कर रहे हैं इसीलिए हम उसे पहले ही लिख लेते हैं। 19 और 20 में देख रहे हैं कुल खर्च हमारा क्या था। 19 में क्या था कुल खर्च, यही है 100, 420 और 15 कितना हो गया 435। 435। फिर हम देखते हैं 20 में। ठीक है, 20 में हमने कुल खर्च कितना किया, ये हमारा 250 हो गया। 250 में 40 ऐड करना है तो कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 290। ये थोड़ा आसान है इसकी तुलना में, हम पहले इसलिए बड़ा वाला बता दिए कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, लेकिन आप सीखें अधिक। और फिर उसके बाद हम 17-18 का देख रहे हैं। 17-18 में हम देख ले रहे हैं। वैसे पहले हाँ एक चीज और बताना भूल गए, हालांकि आप कॉपी पे करेंगे आपको रफ वर्क मिलेगा, तो जहां आप करें वही सारा प्रश्न, डाटा इंटरप्रिटेशन का सारा प्रश्न वही करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पहले प्रश्न में जो चीज स्टेप यूज किए होते हैं वो हेल्प कर जाता है। जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो हम बता रहे थे ये 17 की कुल खर्च, हम 17 का कुल खर्च देख रहे हैं कि 17 का कुल खर्च पहले निकाल चुके थे, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए था कि हम इस डाटा का यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि आप कॉपी में करेंगे तो आपके पास वो डाटा रहेगा ही, इसलिए उस डाटा का आप यूज करेंगे वैसे। ठीक है, तो ये देखिए 2017 से 18 के बीच में आपका क्या कुल खर्च रहा था। देखिए 2017 में हमने कुल खर्च, यही सिंपल सी बात है, ये हो गया था 500 और ये हो गया 80, 580 हो गया। और 18 में हमने कुल क्या खर्च किया था, वही सेम तरीके से 490 ये है और 70 20 90 5 95 है, तो 4 से 90 90 दूनी 180 होता है, तो ये हो गया हमारा 680 में 5 685 हो जाएगा। हालांकि फिर भी हम कहेंगे क्योंकि आप लोग बिगिनर हो सकते हैं, ठीक है, कि अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे मैथ्स का, तो इस वजह से आप यदि मुंह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेसिक तरीके से चलें। ठीक है, तो ये तो कम से कम हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 से 1 410, 400 हो गया, 90 यहां बचा है, 10 यहां बचा है, तो ये हमारा 100 दे देगा। तो 500 सॉरी हम देख पा रहे थे किसका, 17 का देख लिए थे, 18 का देख रहे थे, तो ये हमारा 490, 90 इधर है 7 और इधर है 20, ये भी 90 दे रहा है और 5 है, तो हम सीधी सी बात करेंगे 490 प्लस 95। देखिए तो इस 95 को हम कहां लिख लेंगे, यदि मुझे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं आप तो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 5 ये हो गया हमारा, 9 9 18 8 26 और 2 हमारा बाकी है, 5 4 9 तो 11। ठीक है, और इधर कुल खर्च हमारा क्या है, 5 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 2019-20 में कुल खर्च हम 725 ही कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीच में कोरोना आ गया था ना जी, इस वजह से कम खर्च हो गया था। और इधर देख पा रहे हैं कि 17-18 में 1165 खर्च कर रहे हैं और इसी की तुलना कर रहे हैं इससे करने के लिए, इसका मतलब सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि अधिक खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये कम या अधिक में हमारा ऑप्शन जो सिलेक्ट करना होगा वो तो फाइनल हो गया कि अधिक वाला ही करेंगे। अब कितना प्रतिशत अधिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने आपको कहा था प्रतिशत निकालने के लिए पहले देख लेते हैं कितना अधिक किया। तो 5 इन दोनों को घटा लेंगे, 1165 माइनस 725, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 440 रुपया हमने अधिक खर्च किया। तो 440 अधिक जितना कि अपॉन नीचे में किसको रखेंगे, अब ये डिसाइड करना है, क्योंकि इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 2019-20 से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसी को हम नीचे रखेंगे इनटू 100। बात ये रहा कि अब इसको कट कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम कोशिश करते हैं कट करने का और आपको कहेंगे कि ये आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 और इधर भी देख रहे हैं 5 से दोनों डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं।
तो ये 5 20, ये हमारा 725 है, तो 5 1 जा 5, 2 बच गया, तो ये हमें 22 दे रहा है, तो हम 5 से काट रहे हैं, हमारे माइंड में होना चाहिए 5 और 20, फिर से हमें 2 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो 25 क्रिएट हो रहा था, इस तरह से हमारा 145 हो गया। एक बार और आप देखिए कि ये 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। आपको क्योंकि आप हिंदी या फिर जो इधर के बच्चे हो जाते हैं, एमए एमएससी के बच्चे होते हैं, एमएससी तो खास करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमए के जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स का प्रैक्टिस किए नहीं रहते हैं, तो होता यह है कि वो पहाड़ा भूल गए होते हैं। तो या तो आप पहाड़ा याद कर लीजिए, या फिर आप जब कट कर रहे हैं, हम चाहते तो 25 से हम डायरेक्ट काटते थे, लेकिन हमने काटा नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आप इस लेवल पे हैं कि एमए पे मैथ को प्रैक्टिस खत्म हो गई, तो आप छोटे छोटे 5 का पहाड़ा जानते होंगे, 4 का पहाड़ा जानते होंगे ना, 10 11 12 तक पहाड़ा जानते होंगे, तो उसका यूज करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 5 से काटना था हमें, तो 4 जा कटेगा, ये 5 क्यों 14 है, 2 10 9। अब देख रहे हैं हमें कि ये 29 अपने आप में अभाज्य डिविजिबल है, ठीक है, तो कटेगा ही नहीं, सिंपल। या तो डायरेक्ट कट गया होता 29 से तो ठीक था, नहीं तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि हमें सीधा सीधा डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब 29 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता होगा, आपको भी नहीं आता, हालांकि मुझे आता है या नहीं आता है ये बात डिस्कशन का है नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 चौक 16 4 चौक 16 17 अपॉन 29, ठीक है। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, यदि देखेंगे ऑप्शन, ठीक है, कि डिफरेंस जो है ऑप्शन में अधिक का है, जैसे ऑप्शन दिया होता यहां 50% अधिक है, 40% अधिक है, 30% अधिक है, 10% अधिक है। आप देख रहे हैं ऑप्शन का डिफरेंस जो है अधिक अधिक का है, या कम अधिक जो भी लिखा है, ठीक है। यदि ऐसा कंडीशन है, यदि माइनर चेंज नहीं किया, जैसे ऐसा आप भी ऑप्शन दे सकता था 50.66 40.67 30 सॉरी ये नहीं 50.57 50.37 इस तरह का ऑप्शन दे रहा है, तो वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो एक मेथड मैं बतलाने जा रहा हूं जिसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। यदि आपको 29 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम 30 का पहाड़ा तो कर सकते, क्योंकि 3 का पहाड़ा याद है तुम्हें, तो हम इसको क्या करेंगे, 20 को 30 कर देंगे, यदि इस टाइप का ऑप्शन दिया है। लेकिन यदि इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो हम 20 को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसी टाइप का ऑप्शन को लेकर के चलूंगा, ज्यादा चांस ये है कि इसी टाइप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। कभी कभी जब एनटीए वालों का दिल खुश रहे तो इस टाइप का ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, लेकिन मामला यहां आगे फंसेगी। तो आप 29 से डिवाइड कर लेंगे और ये काम आपका घर पे करने का है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इजी क्वेश्चन पे, वही बात फिर से कह रहे हैं, वीडियो पॉज करके देखिए। अब पहला क्वेश्चन जो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये मस्ती के लिए है, अब मस्ती करें, ठीक है। और आप कोशिश करें कि आप यदि अपने खुद से कर पाएंगे तो कर लीजिए, वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं आगे देखने के लिए, ठीक है। देखते 2016 की तुलना में 2020 में पुस्तकों पर कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ। जो पीछे आप वीडियो देख रहे होंगे उसमें वो 2020 छूट गया था। 2016 की तुलना में 2020 में पुस्तकों पर कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ, ये देखिए यहाँ कम डिफिनिट रख दिया है। एग्जामिनर को पता है कि पक्का है पुस्तकों पे हमने कम खर्च किया है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो 2016 में पुस्तक खोजेंगे, 2016 है यहाँ पुस्तक में 300 खर्च कर रहे हैं, और 2020 में पुस्तक में हम कितना खर्च कर रहे हैं, 200 खर्च कर रहे हैं। जोड़ घटाव करने का कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा डाटा देख रहे हैं कि हम 2016 में 300 खर्च कर रहे हैं और 2020 में हमने 200 खर्च किया। पता ही चल रहा है, एग्जामिनर को पता था कि कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा तब 100 की कम खर्च कर रहे हैं। और किसकी तुलना में, 2016 की तुलना में। तो तुलना जिसकी तुलना हम जिससे तुलना कर रहे होते हैं उसको हम नीचे रखेंगे। ये बार बार कह रहे हैं, यही मेन बात मैं यही बतलाना चाह रहा हूं कि जिससे तुलना करेंगे हमेशा नीचे रखेंगे। तो नीचे हम किसको रखेंगे, 300 को रखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये खत्म। तो हम देख रहे हैं 100/3 आ रहा है, जैसे 33, या ऐसे भी दे सकता है 33.33। जो पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन आपको जो दिया होता वो हो सकता है वो 33.34 दे दे, 33.35 दे दे, 33.33 दे दे, 33.37 दे दे, ठीक है। अब इसके लिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये देख रहे हैं कि 3 10 होता है, 1 बच गया, फिर से 10 आ रहा है, 3 10, फिर से 1 बच रहा है, 1/3, या तो ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या फिर हमें 1 बच रहा था, पॉइंट डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, तो सेम चीज आ रहा है हमारा,
ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये एक साधारण सा डाटा था जिसको सॉल्व करने में हमें इतना समय लगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसीलिए इतना समय लिए कि आप समझ पाए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम बाकी चीज जो लाभ हानि थी, हमारा एवरेज था, वो क्या किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम एक आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं जो जुलाई 18 में आया हुआ है। ठीक है, हमने पीछे कहा है कि टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन आपको 10 मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, तो एक हमारे पास टेबल है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कंडीशन है। कह रहा है कि हमें जो डाटा दे रखा है उस थोड़ा हम पढ़ के दिखा देते हैं। वो लिखा हुआ है कि 2012 से 16 के बीच का जो चावल का उत्पादन है ना, उत्पादन, निर्यात और प्रति व्यक्ति उपभोग इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इस आधार पे हमें 5 क्वेश्चन मिला हुआ है और समय तो पता ही है कि हमें 1 घंटा 20 मिनट यूज करना चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए, और उसमें से कम 15 मिनट 20 मिनट हम दे सकते हैं क्योंकि हमें 10 मार्क्स पक्का मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता लगेगा कि सबसे हल्का क्वेश्चन इसमें क्या है। पहले एक बार टेबल को देख लेना है और सारे क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ लेना है। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा सबसे इजी क्वेश्चन इसमें क्या होगा। देखिए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना चावल के उपभोग में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। बाकी ऑप्शन भी दे रखे हैं। वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी, ये हो गया। जिस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कितना कैलकुलेटिव हो सकता है। देश की जनसंख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी, ये हो गया। और दूसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब मिला हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2012 से 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना कैलकुलेट करना पड़ता है। और हमें क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये लगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा सबसे आसान है, लेकिन है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी। भाई ये कहां से आ गई? क्या जब दे रखा है उत्पादन, निर्यात, प्रति व्यक्ति उपभोग, इसमें बीच में जनसंख्या कहां से आ गया? एक्चुअली ये जो प्रति व्यक्ति उपभोग है, ठीक है, इसमें एक तो प्रति व्यक्ति ये जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक नया टर्म है उपभोग। तो पहले हम ये देखते हैं उपभोग क्या हो सकता है इस डाटा के अकॉर्डिंग। एक्चुअली हमें और उसकी उपभोग के अलावा उत्पादन और निर्यात, एक चीज आप जानते ही होंगे कि हम निर्यात कब करते हैं, मतलब हम दूसरे को सामान कब देंगे? जब अपना पूरा हो जाए तब हम दूसरे को देंगे। मतलब हमारे पास जितना सामान है और उसमें से जितना हमारे उपयोग की है, उपभोग की है, उससे जो बच रहा है उसे हम निर्यात कर देंगे, किसी और को दे देंगे। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है उपभोग क्या हो सकता है। हम जितना प्रोडक्ट है हमारे पास वो माइनस जो हम निर्यात कर दी वही तो हमारा उपभोग होगा। या इस तरह से भी देख सकते हैं। पहले निर्यात देखते हैं। निर्यात हम क्या कैसे करेंगे? निर्यात करेंगे कि हमारा उत्पादन जो है माइनस उपभोग, जो हमने उत्पादित किया वो और जो हमने यूज कर लिया दोनों घटा के जो बचेगा उसी को हम भेज देंगे बाहर। अब लेकिन मुझे दे रखा है उपभोग, हालांकि ये क्वेश्चन में दे रखा है उपभोग क्या है मैं बता दे रहा हूं। फिर तो ये देखिए हमें उपभोग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? निर्यात माइनस उत्पादन बराबर माइनस उपभोग हो जाएगा। और यह माइनस है, अच्छा नहीं लगा, इस माइनस या दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा निर्यात माइनस उत्पादन बराबर उपभोग हो गया। और यहां से पता चलेगा ये उत्पादन माइनस निर्यात हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये हो जाएगा माइनस निर्यात, लेकिन यह माइनस है पहले से और ये मल्टीप्लाई होगा तो उसे प्लस कर देगा, इसीलिए हम पहले प्लस वाले को लिख ली और माइनस निर्यात बराबर उपभोग होगा। ये बात आपको पता चल गया है कि उपभोग क्या है? उत्पादन माइनस निर्यात। ठीक है, तो उत्पादन माइनस निर्यात हमारा उपभोग हो गया। बात हमें समझ आ गई। एक बात तो समझ आ गई,
हम उसे फिर से लिख ले रहे हैं। क्या हमें रिजल्ट आया था? उपभोग बराबर उत्पाद माइनस निर्यात। ठीक है, उत्पादन माइनस निर्यात, ये एक बात हो गई। लेकिन ये प्रति व्यक्ति उपभोग क्या होगा? प्रति व्यक्ति उपभोग क्या होगा, यही लिख देते हैं। हम जितना टोटल उपभोग कर रहे हैं, यदि उसको हम जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, यदि हम उपभोग को जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, टोटल जनसंख्या से, हम कुल उपभोग जो कर रहे हैं उसको हम टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्रति व्यक्ति उपभोग मिल जाएगा। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये डाटा, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशन हमारे साथ क्या है। पहले हम उपभोग तो निकाल लें, क्योंकि हमें उत्पादन और निर्यात दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी। तो हमें उत्पादन माइनस निर्यात पहले कर लेते, उससे हमें पता चल जाएगा उपभोग। उपभोग क्या हो जाएगा वर्ष 2014, तो उत्पादन माइनस निर्यात 238 माइनस 130, हमें आ जाएगा 8301। 108 हो गया हमारा उपभोग। और हमें डाटा से मिल चुका है कि प्रति व्यक्ति उपभोग 38.7 है। ठीक है, हमें प्रति व्यक्ति उपभोग मिल चुका है। क्या है वो? 38.7। और हम फॉर्मूला में देख चुके हैं कि प्रति व्यक्ति उपभोग होता है उपभोग अपॉन जनसंख्या। तो 108 अपॉन जनसंख्या, हम मान लेते हैं कि जनसंख्या को जौन लिख देते हैं। ठीक है, बराबर प्रति व्यक्ति उपभोग, और वो हमें 38.7 दे रखा है। ठीक है, यहां से हमें जनसंख्या निकालना, तो इस जनसंख्या को उस साइड ले जाएंगे और यहाँ जो 38.7 है उसको नीचे लाएंगे। ठीक है, 108.38.7 बराबर 108 अपॉन 38.7 हमारा ये जनसंख्या है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा ये आ जाएगा 238 लगभग, हम अपने दिमाग से करें तो ये 2.79। ठीक है, हाँ, हालांकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या हो गया 2.79। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ये देखिए 2.79। ठीक, ये हो गया। अब हम एक पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 2.79 तक वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उपभोग में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और हमें पूरा नहीं देखना है, एक बार ऑप्शन को तो जरूर देखना चाहिए। ये देखिए 2013, 14, 15, 16, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5 और ऑप्शन है 4। मतलब थोड़ा कम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा यदि ऑप्शन देख लेंगे, वरना निकालने बढ़ जाते। हालांकि एक चीज और बात है कि 2012 से पहले 11 का डाटा है नहीं, तो हम 2012 ऑप्शन में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमें 2013, 14, 15, 16 का दिया हुआ है। और एक चीज देखते हैं इस क्वेश्चन में, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो 2013 और चावल का उपभोग, पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उपभोग देखिए निकाल दिया। 2012, 13, 14, 15 उत्पादन माइनस निर्यात। उत्पादन हमारा 186 और निर्यात 114। इस तरह से सबका देख रहे होंगे। जैसे 2016 में उत्पादन 215 और 88 मैंने माइनस कर लिया और हमारे पास उपभोग आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मेन क्वेश्चन है, पहले हम उपभोग निकाल के रखे हैं ताकि समय कम लगे। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल उपभोग में सर्वाधिक वृद्धि हुई। पहले हम वृद्धि देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में। ऑप्शन है 2013 पहले, 2013 को देखेंगे किसकी तुलना में, 2012 की तुलना में देखेंगे, 2014 को देखेंगे 2013 की तुलना में, 15 को इसकी तुलना में। एक चीज जो है
तीसरा ऑप्शन अपने आप खत्म हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है देख रहे हैं, क्योंकि यहां उपभोग हो रहा है 108 और 2015 में उपभोग कर रहे हैं 105, मतलब कमी हो जाएगी न कि वृद्धि। तो कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है इसको, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन अपने आप काट दिए, ठीक है। थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, दिखाई देगा। अब देखते हैं कि इन तीनों में से क्या हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं कि कितना अंतर है और उसी आधार पर लगा लेते हैं। जैसे हम अभी आप देखेंगे 2013 का निकाल है, मान लीजिए 2013 में आप देखेंगे 88 माइनस 72.5, मतलब कुल मिला के यहां 0 डाल दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और ये 0 हो गया 5.5, ये हो गया। फिर उसके बाद बाकी हम दिखा रहे हैं, अभी 2014 का भी ले लेते हैं। हो जाएगा 108 माइनस 88, इतने की वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 में से 8 के 0, 10 में से 8 गया 2, 20 की वृद्धि हुई। और फिर उसके बाद आप देख लेंगे 2016 में आप देखेंगे 127 2016 में उपभोग किए हैं, 15 में उपभोग किए हैं हम 105। इस तरह से देखेंगे कि ये 22। तो कई लोग क्या करेंगे कि बस इतना ही करके कह लेंगे कि भाई मेरा आंसर जो है 2016 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, इसका ध्यान रखना है, वृद्धि नहीं प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो अब हम पहले वृद्धि निकालनी है सबका, अब प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करते हैं समझ ही रहे हैं। 5.5 2013 की तुलना किससे कर रहे हैं, 2012 से। 2012 में हम 72.5 इंटू 100 कर लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा आप इसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5500/725 हो गया। और ये चाहे तो इसको हम काट भी सकते हैं, और पूरा कैलकुलेशन के बाद हमें जो पता चलेगा वो 22.37 होगा। 22 या लग रहा है 21 होगा, 21, ठीक है। इतना प्रतिशत हो गया। ये देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 20 की वृद्धि हुई, कितने में 108 में, इंटू पिछला देखिए, सॉरी पिछला हमारा 2014 का पिछला क्या है 2013 में ये 88 ही रहा। तो इस तरह से हमारा जो इंटू 100, ये काट पीट जो भी करना हो आपका, इसको आपका जो आ जाएगा ये 22.72%। ये जो कैलकुलेशन पोर्शन है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसी पे आपको काम करना है। डिवाइड करना जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिएगा। जैसे आप क्या करते हैं, इसको 10 2 जा काट रहे हैं 44, लेकिन आप सीधा से 4 जा काट लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे 4 से डिविजिबल था। जैसे मतलब ये हुआ कि हम 4 जा काट देते, ये 5 और ये हमारा 22, ठीक है। और इधर फिर आप देखेंगे ये 50 और 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें 250 डिवाइड 11 करना था, ठीक है। तो 250 डिवाइड 11 टू जा 22, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास 3 बच रहा है, ठीक है। फिर 30 होगा, 11 टू जा 22। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 30 है ना, 8, ठीक है। तो हमें 80 आएगा, तो 11 7 27। फिर हमारे पास तकरीबन जो है 77 3 आ रहा है ना, तो हमें 11 टू जा 22, ठीक है। तो ये 22.72 आ जा रहा है। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, ठीक है। जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए। यहाँ देखिए हमें 2016 में निकाल रखे हैं कि हमें 22 की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि देख रहे हैं कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड कितना, किससे डिवाइड करेंगे, तो पिछले वर्ष की तुलना कर, पिछले वर्ष से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम पिछला वर्ष देखेंगे। 2016 के पिछला 15 में 105 का यूज कर रहा है, 105 इंटू 100। और ये जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसे आपको अपने से करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए 5 जा कट गया 21, और ये आपका तकरीबन क्या हो जाएगा 21, और ये 4, उसके बाद कटेगा। लेकिन आप चाहें तो इस 21 को हम क्यों न कर दे 20, ठीक है। हम इसे 20 कर देंगे तो पता चलेगा ये हमारा क्या हो जा रहा है 5 जा कट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 20% हो गया। अब आपके माइंड में ये रहना चाहिए ये 20% है,
लेकिन एग्जैक्ट 20% नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू को कम किया है। वैल्यू को कम किया है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू को हमने कम किया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, वैल्यू डिवाइड, जब हम किसी अधिक चीज को, मान लीजिए कि हम 12 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यदि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 4 आ रहा है, तो अधिक से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कम आता है और कम से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आ रहा था। ये ओरिजिनली 21 था हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम इसे 20 मान के किए हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो ये कम की है। आप समझ पा रहे हैं, कम की है, तो कम करने का मतलब क्या हो, सॉरी हाँ, कम कर दें तो रिजल्ट हमें जो ओरिजिनली 20 आया है वो हो सकता है कि हमें इससे थोड़ा सा अधिक हो, इससे थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा अधिक होगा, आपको कैलकुलेट करने पे पता आ जाएगा 20.95, ठीक है, तो ये आप करेंगे, ठीक है। इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ हमें 20.95 आ रहा है, हमें यहाँ 21.37 आ रहा है और हमारे पास 22.72 आ रहा है, तो 20, 20, 21 और 22, ठीक है, तो हमें ये जो है 2014 दिख रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2014, न कि 2016, जो डायरेक्ट हमें दिख रहा था 2016 22 से, लेकिन ये भी नहीं होगा आंसर हमारा 2014, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? देखिए, हम उपभोग लिखे रहेंगे, ठीक है, तो उपभोग लिखे रहेंगे क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि निर्यात और उपभोग का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो देखते हैं, इसको मिटा दें। वो हमें हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि आगे और आप देखेंगे देश की जनसंख्या किस वर्ष सर्वाधिक अधिक, तो इसका कैलकुलेशन प्रति व्यक्ति उपभोग से ही करेंगे, इसीलिए हम उपभोग का डाटा रखे रहेंगे, ठीक है। अब लेकिन हमें उपभोग के साथ निर्यात, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था, ठीक है, तो हमें हर वर्ष का करना नहीं है, 12, 13, 14, 15, तो 16 का करना नहीं है मेरे को, ठीक है, तो 2012 का हम देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रहा है, क्या निकालना है, निर्यात अपन निर्यात और उपभोग का रेशियो, ठीक है। आप 2012 में क्या देख पा रहे हैं, निर्यात कितना था, 114 का, 114 का निर्यात था, उपभोग कितना था, हम यहां से निकाल रखे हैं 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश आप करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 और मैंने 5 से डिवाइड इसे किया, तो हमारा 5 1 जा 5, 2 22 आ रहा है, तो 4 जा 20 हो जाएगा ये। अब हम देख पा रहे हैं ये हमारे 228/145 है। अब इसको आप खुद से करेंगे और तब तक हम बता दे रहे हैं कि ये 1.57 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। 2000, क्योंकि वहां हम जाएंगे नहीं, आपको आप जो मेथड जानते हैं, हालांकि आपको डिवाइड करना पड़ सकता है तो वो भी कीजिए, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट मार्क्स देगा। 2000 ऑप्शन क्या है हमारे पास, तीसरा है ना, 2013 में हम क्या देख पा रहे हैं, 2013 में निर्यात अपन उपभोग का रेशियो चाहिए, तो हम पहले निर्यात देख लेते हैं। 2013 में निर्यात हमारा 114 ही है, ठीक है, 114 ही है, अपन कितने से डिवाइड करना, उपभोग 2013 का उपभोग देख लेते हैं हम 88। एक चीज आप देखिए, यहां भी 114 ही था, यहां भी 114 ही था, यहां 72 है और यहां 88 है, ठीक है, तो कौन सा वैल्यू अधिक आएगा, ये कम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 88 और 72 में कौन छोटा है, ये है, तो ये वैल्यू 1.57 से यहाँ जो आएगा वो कम ही आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे देखिए 44 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है नहीं, कम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 5 7, ठीक है, 57/44, इसका देखेंगे जो कट पिट के आ जाएगा आपका 1.29। ये जो पॉइंट में दे रहा है ना, यही आपके लिए खतरनाक साबित होता है और लोग इसी से डर जाते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, जैसे साधारण है, आप समय दीजिए लेकिन कीजिए। 2000 हमारे पास, अब 2014 आ गया। 2014 में क्या कंडीशन है हमारा, निर्यात देखेंगे 2014 का 130 है,
और 2014 का ही हमारे पास उपभोग जो है 108 है। डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा ये हमारा 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65 130 होता है, और ये हमारा 54 होता है 65/54। इसको आप अपना करेंगे तो पता चलेगा 1.20 निकलता है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप ऑप्शन हमारे पास 2015 का था। ठीक है, 2015 में क्या कंडीशन है, निर्यात और उपभोग करना है। तो 2015 में 116 है निर्यात अपना, और उपभोग है हमारा 2015 का 105। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कटना है नहीं इसका, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ये 1.10 आ रहा है। ये कैलकुलेशन हमें आपको अपने से ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सर्वाधिक था। तो अब देख लीजिए हमें जो आया हुआ 2012 में 1.57, 1.29, 1.20 और 1. तो ये देख पा रहे हैं 1.57 सबसे अधिक है, इसका मतलब 2012 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। हालांकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था उसी पे आधारित है। ठीक है, तो जैसे वहां बता रखे हैं प्रति व्यक्ति उपभोग का क्या मतलब। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश की जनसंख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी, मतलब हमें जनसंख्या निकालना है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, उपभोग अपन जनसंख्या होता है, और ये जनसंख्या यदि इधर आएगा तो प्रति व्यक्ति उपभोग नीचे चले जाएगा, तो मतलब उपभोग अपन प्रति व्यक्ति उपभोग हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, चूंकि हम 2014 का निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, जो कि हमें आ चुका है 2.79, पीछे हम बता रखे हैं वीडियो में। ठीक है, तो वहां इसको तो कैलकुलेट करेंगे नहीं हम। 2013 का देख लेते हैं, 2013 में क्या कंडीशन बन रहा है। 2013 में हमें जनसंख्या निकालना, तो उपभोग हमारा क्या है 2013 का 88। प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है यहां से देख लेते हैं, 2013 का 35.2, ये 10 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब हाँ देखिए 4 जा कट जा रहा है, 832, 832, 325। ठीक है, ये हमारा आ जा रहा है कितना 2.5। ठीक है, 88 सही है ना, 832, 832, 335 गुड। और ये हमारा 10 उधर चले गया, 4 दूनी 8, 2 ओके, 4 दूनी 8, 2 10, ये हो जा रहा है 2। ठीक है, 2.2 हो जा रहा है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा 2014 का तो पता चल रखा है हमारे पहले से ही 2.79, करेंगे नहीं इसको। 2015 करते हैं। ठीक है, 2015 में हमारा क्या है, उपभोग क्या है, 2015 का उपभोग 105 है। प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है 2015 में हमारा 40.5 है। ठीक है, ये हमारा 10 हो जाएगा, और वैसे 4 जो हम चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारा 2.79 हो जा रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट खुद से करेंगे, सॉरी 2.59। उसके बाद हमारा ऑप्शन है 2016। 2016 में क्या है हमारा उपभोग 127 है, और उसके बाद निर्यात क्या है हमारा, सॉरी प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है 2016 में 42 है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 जा लग जाएगा 3.02। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्वाधिक थी, देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो ये एक्चुअली डाटा जो दे रखा है वो मिलियन में दे रखा है, इस तरह से ये मिलियन में सारा डाटा हमारे पास है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 2.79, 2.2, 2.59 और 3.02। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा 2016 वो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, 2012-16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था। भाई सिंपल सी बात, हम उपभोग निकाल चुके हैं। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1 2 3 4 5। तो ऐड करके देखें तो देखते हैं हम क्या आता है, 0.5 हमारा आएगा। फिर उसके बाद 0.5 आ गया, 8 2 10, 8 18, 5 23 7, 30 हो गया, 7 8 15, 15 2 17, 3 20 हो गया।
1 1 2 1 3 3 2 5 डिवाइड कितने से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 0 0 1। देखिए हमारे पास है कोई ऑप्शन नहीं, 1 0 0 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें किस तरह से हम डीआई में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। इसीलिए हम कल से कोशिश करेंगे कि आप इतने सारे एप्लीकेशन में परसेंटेज आप देखेंगे कॉमन चीज है। ठीक है, तो कल हम परसेंटेज की बात करेंगे और आगे प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, फिर उसके आगे एवरेज की बात करेंगे। लेकिन जितने देर बात करेंगे उसमें पूरा पढ़ने के बाद, जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसके बाद उसको हम डीए में लाके देखेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे फिर उसको डीए में लेके देखेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि एवरेज निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए, जैसे औसत पढ़ेंगे तो फिर हम उसको डीए में ला करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो इससे भी महत्वपूर्ण और मजेदार हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।